नमस्कार। जब तीसरे चरण का कोरोना जो है बिल्कुल अब लग रहा है कि अपने पूरे रंगत के साथ में सामने है और लोगों की परेशानियां सामने आने लगी हैं। लगभग आज 1,80,000 मामले आ गए हैं। तो कहाँ जाएगा ये कोरोना ओमिक्रॉन का ये दौर? जहाँ माना ही जा रहा है ज्यादातर इसमें ओमिक्रॉन के ही का ही वेरिएंट है। तो ये कहाँ जाएगा और किस हद तक कब तक लोगों को परेशान करेगा, ये जानना समझना ज़रूरी है और जानने समझाने के लिए हमें एकमात्र ऐसे आदमी जो पूरे देश में जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा है और जो इस पर खूब काम करते रहे हैं पिछले कोरोना के दौर से और सूत्र के प्रणेता मनींद्र अग्रवाल आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर। बहुत-बहुत स्वागत है मनींद्र जी आपका पुनः एक बार फिर आपको तकलीफ दे रहे हैं। तो पहला दौर निकला, दूसरा निकला, तीसरा आ गया और अब तो लग रहा है कि अब धीरे-धीरे बहुत तेज़ी से धीरे-धीरे क्या तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्या है मतलब कितना परेशान कराने का इरादा है आपके सूत्र के अनुसार और कब तक ये सिलसिला चलना है? देखिए, ये तो कहना हमारे लिए असंभव है कि कब तक ये सिलसिले चलते रहेंगे। पहली, दूसरी वेव, तीसरी वेव, क्या चौथी आएगी, पांचवी आएगी। क्योंकि हम गणितज्ञ लोग हैं, हम लोग को बायोलॉजी के बारे में थोड़ा कम ही मालूम रहता है। तो लेकिन जो बायोलॉजिस्ट कुछ का कहना है कि शायद ये आखिरी वेव हो, उसके बाद ये संक्रमण थोड़ा शांत हो जाए। कुछ का मानना है कि नहीं, अभी और अभी आ सकती है वेव। खैर, जहाँ तक तीसरी वेव का सवाल है, ये तो बहुत तेजी से आ रही है। लेकिन एक अच्छी जो चीज है कि जो वेव जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी से जाती हुई है जी। जल्दी ही चली भी जाएगी। मेरा हम लोग का आकलन है कि मार्च के महीने के बीच तक आते आते ये वेव समाप्त हो जाएगी। मतलब मध्य मार्च तक का पहले, लेकिन पहले जो आकलन आपके रहे हैं इस वेव को लेकर के वो क्यों अंतर कर रहे हैं? क्योंकि उसके अनुसार फरवरी तक में सब कुछ तक निपट जाना था और वो भी देखते हुए जब जहां से ये ओमिक्रॉन का सिलसिला शुरू हुआ है दक्षिण अफ्रीका, वहां तो अब ये उतार करके अब तो बहुत काफी नीचे स्तर पर आ गया है। क्या अंतर है वहां और यहाँ में जो हमें इसके अंतर को देखना पड़ रहा है, देश में इसके चढ़ाव को देखना पड़ रहा है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका में सबसे पहले शुरू हुआ, नवंबर के अंत तक वहाँ पे नंबर आने प्रारंभ हो गए थे। 17 दिसंबर को वहाँ पे अधिकतम सीमा चरम स्तर पे पहुँच के वो बड़ी तेजी से संख्या कम होने लगी है। जैसे आपने कहा कि आप उस समय तक बहुत ही कम, आप लगभग समाप्ति समझे। तो साउथ अफ्रीका का डेटा की हमने एनालिसिस करी थी सुप्रमानी से, और उससे जो हमें पता चला वो ये कि साउथ अफ्रीका में लगभग 50% लोगों ने अपनी इम्यूनिटी खोई है। इसका अर्थ ये है कि जो लोगों में पहले इन्फेक्शन हो चुका और उनको ठीक हो गए, तो उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी आ जाती है, या जिनको वैक्सीनेशन लगा और उनके अंदर इम्यूनिटी वैक्सीनेशन द्वारा आई, उसमें से लगभग आधे लोगों में इम्यूनिटी नहीं रही। इम्यूनिटी ना रही का मतलब ये नहीं है कि पूरी इम्यूनिटी चली गई, लेकिन ओमिक्रॉन इम्यूनिटी को बाईपास कर गया और इसलिए वहां संख्या बढ़ी। तो यही हमने अंदाज फिर भारत के लिए भी लिया कि शायद भारत में भी कुछ इसी प्रकार का हो कि लगभग 50 लोगों की इम्यूनिटी हमारे यहाँ भी जाएगी। और उसके अनुसार फिर हमने दिसंबर के महीने में भारत के लिए अनुमान निकाला था। तो उसके अनुसार फरवरी के महीने में अधिकतम स्तर पर जाना था करीब 2 लाख केसेस प्रति दिन। उसमें लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि भारत का उसमें डेटा नहीं था। हमने अनुमान लगाया था कि जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका में हुआ उसी प्रकार से भारत में भी। लेकिन जब भारत का डेटा अभी आना शुरू हुआ एक हफ्ते पहले, तो ये स्पष्ट हो गया कि भारत में साउथ अफ्रीका जैसा नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ इम्यूनिटी साउथ अफ्रीका से अधिक कम हो गई है।
क्या कारण है इसके मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये डेटा बता रहा है कि हमारे यहाँ इम्यूनिटी लॉस जो है वो 1/3 या उससे भी अधिक, एक क्या मैं कह रहा हूँ 2/3, 2/3 2/3 या उससे भी अधिक लोगों में हो, और उसी ये कारण संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। ये एक नई और वैज्ञानिकों के लिए पुरानी बात हो सकती है, या उनके लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाली ना बात हो सकती है, लेकिन आम आदमी के लिए थोड़ी परेशान हैरान करने वाली बात है कि 2/3 लोगों की इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है, या समय के साथ में वो जो पहले कहा जा रहा था कि 5, 6, 7 महीने चलती है, लगभग लगता है फिर तो उसी हिसाब के आसपास ही चल रही है, क्योंकि जिन्होंने अप्रैल में लिया होगा 6, 7, 8 महीने हो गए, फिर तो अब उनकी इम्यूनिटी खत्म हो गई, कम हो गई, या उसकी मात्रा कम हो गई। तो क्या ये इम्यूनिटी का खत्म होना कितना चिंताजनक है? उस खास तौर से ओमिक्रॉन जिस स्तर का वेरिएंट है उसको देखते हुए, ये जो इसका खत्म होना है इम्यूनिटी का, वो कितना चिंताजनक आप समझते हैं? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि जो इम्यूनिटी अभी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी चली गई, ये सारे वेरिएंट्स के खिलाफ नहीं गई, क्योंकि अगर आप ध्यान दें, डेल्टा वेरिएंट पिछले 3 महीने से पूरे देश में घूम रहा है, लेकिन संख्या कम ही होती जा रही थी, बढ़ नहीं रही थी। तो इसका अर्थ ये है कि लोगों में डेल्टा वेरिएंट के प्रति इम्यूनिटी जो बनी थी वो कारीगर चलती जा रही थी, उसमें कमी नहीं हो रही थी। ओमिक्रॉन कुछ इस प्रकार का नया म्यूटेंट है जो कि पुरानी इम्यूनिटी को बाईपास करने की क्षमता है जिसमें, और वही ये काम यही कर रहा है। लेकिन एक और अच्छी जो चीज है कि ओमिक्रॉन से जो इम्यूनिटी आ रही, एक पहली बात तो पूरी तरह से बाईपास नहीं कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि जो पहले इम्यून थे, ओमिक्रॉन ने उनको बाईपास करके इन्फेक्ट किया, लेकिन आमतौर पे यही देखा जा रहा है कि ऐसे लोगों में जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही हल्के स्तर का होता है, थोड़ा बहुत खांसी जुकाम बुखार होकर ठीक हो जाते हैं, कम दिन भी लगते हैं उनको ठीक होने में। तो पुरानी इम्यूनिटी का, या चाहे वैक्सीनेशन वाली हो या पुरानी इन्फेक्शन वाली हो, अभी भी कारगर है, बस इतनी कारगर नहीं है कि इन्फेक्शन भी रोक दे, थोड़ा उसमें क्षमता में कमी आई है, लेकिन फिर भी जो मुख्य चीज जो उसे करनी चाहिए कि भाई ज्यादा बीमारी ना बढ़ पाए, वो अभी भी कर रही है। क्या इस समय, क्योंकि आप कह सकते हैं कि मैं तो गणितज्ञ हूं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या ये तो आपको अंदाजा होगा ही कि क्या डेल्टा वेरिएंट और अभी जो ओमिक्रॉन चल रहा है, ये दोनों पैरेलल साथ साथ मनुष्य के उस पर हमला कर रहे हैं, या अलग अलग उनका एक अलग तरीका है, या ये कि डेल्टा के साथ में ऊपर ओमिक्रॉन आ गया तो अब डेल्टा नहीं आ रहा है, इस तरीके से क्या है वो? नहीं, देखिए, डेल्टा भी मौजूद है। इसमें जब शुरू शुरू में ओमिक्रॉन आया था, जैसे साउथ अफ्रीका में देखा गया, बड़ी तेजी से इसकी संख्या बढ़ी थी डेल्टा के मुकाबले। तो शुरू में अंदाज ये लगाया जा रहा था कि शायद इस वजह से है कि ओमिक्रॉन कहीं ज़्यादा तेजी से फैल रहा है डेल्टा के मुकाबले, और यदि ऐसा होता तो वास्तव में ही वो डेल्टा को पूरा ओवरटेक कर लेता, वो डेल्टा धीरे धीरे समाप्त हो जाता। लेकिन जब धीरे धीरे और डेटा आया, और हमारी अपनी एनालिसिस भी हमें दिखा रही है इस समय कि ये डेल्टा से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तेजी से फैलने वाला हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक अंतर नहीं है कि फैलने की रफ्तार में। अंतर दूसरी चीज का है, डेल्टा के लिए आज के समय में हमारे देश में 10% से भी कम जनसंख्या अवेलेबल है जिसको कि वो इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब 10 में से 9 लोग तो वो तो इन्फेक्ट ही नहीं कर सकता, तो उसके लिए बड़े कम, उसको बहुत ढूंढना पड़ता है डेल्टा म्यूटेंट को कि किसको इन्फेक्ट कर पाए। एक को कर दिया, फिर 9 लोग अगले मिलेंगे तो नहीं कर पाएंगे। जबकि ओमिक्रॉन के लिए, जैसे मैंने बताया कि 2/3 या उससे भी अधिक लोगों की इम्यूनिटी नहीं रही है, तो इसका मतलब ये है कि 10 में से 7 लोग कम से कम ओमिक्रॉन को उपलब्ध हैं,
जिनको कि वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो ओमिक्रॉन के लिए बढ़ने के लिए कहीं ज़्यादा जगह है, डेल्टा के लिए बढ़ने के लिए उतनी जगह नहीं है, इसलिए ओमिक्रॉन सब जगह दिख रहा है। ये जो हमारे देश का ओमिक्रॉन है, यहाँ पर जो स्थिति है वो, क्योंकि विदेशों में अभी भी जो जितनी भी खबरें ऑस्ट्रेलिया समेत और साउथ अफ्रीका के बाद में अमेरिका भी का एक हिस्सा मान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए, इन जगह फिर तो ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन वहां डेल्टा ही अभी हमला कर रहा है और यहाँ ओमिक्रॉन का हमला है। जी, तो अंतर यही है, जैसे मैंने बताया कि जैसे अमेरिका में आप लें और वहां पे अगर आप देखें कि डेल्टा के प्रति कितने प्रतिशत लोगों में इम्यूनिटी है, तो वो निकलेगा शायद 10 में से 5-6 लोग। तो डेल्टा को काफी जगह है वहां फैलने के लिए आज की तारीख में भी। ओमिक्रॉन को भी जगह है, डेल्टा को भी जगह है, तो दोनों फैल रहे हैं अमेरिका में। इसी प्रकार कुछ अन्य देशों में भी, ऑस्ट्रेलिया या अन्य, वहां पे भी फैलने के लिए खूब जगह है सारे वेरिएंट्स के लिए। तो उसमें दोनों, फिर डेल्टा ओमिक्रॉन, क्योंकि दोनों के फैलने की रफ्तार लगभग बराबर है, तो दोनों आप तेजी से फैलेंगे। तो क्या ये भी संभावना है, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन आया है, चरम पर जाएगा, अब चरम, एक तो बड़ा सवाल ये है कि कितना चरम, 2.25 लाख हो ही चुका है, 1,80,000 के आसपास अभी, और अब वो कहां तक जा सकता है? क्या वो जो डेल्टा का चरम था, मेरे ख्याल से 4 लाख के आसपास था, उससे भी बहुत आगे तक जाएगा? और अगर जाएगा तो उसके बाद फिर क्या ये संभावना बचती है कि डेल्टा फिर अपनी जगह बनाए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, रूस और अन्य देशों में ऐसा हो रहा हो? अपनी चरम स्तर इसका अभी तक जो हमारा अंदाज है वो तो यही है कि डेल्टा से अधिक ऊपर तक जाएगा। कितना ऊपर जाएगा ये अभी हमारे लिए कहना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों का डेटा हमें और चाहिए भारत के लिए, ये निकालने के लिए किस स्तर तक पहुंचेगा ये। लेकिन इतना हम जरूर, हमें इस समय लग रहा है कि जनवरी के अंत तक ही किसी समय अपने चरम स्तर पे आएगा। और जहां तक फिर से डेल्टा आने का सवाल है, उसकी संभावना ज्यादा नहीं है भारत में। कारण यह कि डेल्टा के प्रति इम्यूनिटी हमारे देश में आ चुकी है। साथ ही साथ ये भी पाया गया है कि ओमिक्रॉन से जो व्यक्ति इन्फेक्ट होते हैं और ठीक होते हैं, उनके अंदर न सिर्फ ओमिक्रॉन के प्रति इम्यूनिटी आती है, बल्कि डेल्टा के प्रति भी आ जाती है। तो इसलिए डेल्टा, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा हमें परेशान करेगा। 1 महीने बाद ओमिक्रॉन की संख्या भी बड़ी तेजी से कम हो जाएगी, तो वो भी परेशानी का कारण नहीं रहेगा। तो बस अभी कुछ अगले 1 महीने तक हमें थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगले 1 महीने तक आपका मानना है कि जो चरम है उसका वो ज्यादा हो सकता है, और वो चरम कोई लगभग आंकड़ा है 5 लाख, 8 लाख? अभी अब मैं बहुत ही बड़ी रेंज आपको बताऊंगा, 4 से 8 लाख, जिसका कि कोई अच्छा, आप कहेंगे कि भाई ये क्या नंबर बता रहे हैं आप, हाँ, बड़ी लंबी रेंज है। तो सही बात है, लेकिन अभी हम उतने अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं। कुछ दिनों जी। के पश्चात कुछ अच्छा ज्यादा प्रिसाइज नंबर हम बता पाएंगे। अब मैं पहले भी, आपको याद होगा जब चुनाव हो रहे थे, जब हम लोगों ने बात की थी, तब फिर ये बात हुई थी कि वैक्सीनेशन को, तो अब वैक्सीनेशन को लेकर के अब स्थिति में, आज की तारीख में वैक्सीनेशन पर अब कितना जोर दिया जाना चाहिए, बूस्टर्स पर कितना जोर दिया जाना चाहिए? क्या इनका, वैज्ञानिकों का एक मत अलग है कि इसका कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होता, क्या वो लाभ आपको नजर आता है? वैक्सीनेशन, जैसे मैंने कहा, वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी आती है, अगर इस स्तर की नहीं भी हो कि संक्रमण को रोक ले, लेकिन इसका ये स्तर जरूर होता है कि संक्रमण को भयानक न होने दे, हल्की बीमारी होकर समाप्त हो जाए। तो बहुत बड़ा वैक्सीनेशन का फायदा है।
जहां तक बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज का सवाल है, उसका भी फायदा है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज, जिनके की इम्यूनिटी जिनके अंदर कम है, जिनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, उनको संक्रमण यदि हो जाए तो उनकी संभावना रहती है कि तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्तियों को यदि इस समय बूस्टर डोज दिया जाता है तो कुछ समय के लिए उनके अंदर इम्यूनिटी का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। तो जब स्तर बढ़ जाएगा तो फिर शायद संक्रमण भी ना होने पाए। तो ऐसे व्यक्तियों को बूस्टर का फायदा निश्चित रूप से है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये वेव जो है अगले 2 महीने तक ही लगभग चलेगी, उसके बाद लगभग समाप्त हो जाएगी। तो यदि ऐसे जो इम्यूनिटी जिनमें कम है 2 महीने तक के लिए अपने को बचा सकें बूस्टर की सहायता से, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने कहा कि शायद अगर अपने आप को बचा सके, तो लोगों को किस तरीके की सतर्कता रखनी चाहिए और सरकार को किस तरीके की सतर्कता रखनी चाहिए? क्या उसका एकमात्र रास्ता, जैसे कि पिछली बार भी किया गया था लॉकडाउन, या और अब दिल्ली में है तो वो सैटरडे संडे कर्फ्यू हो गया है, इन सब मेजर से कितना लाभ मिलने की संभावना आप देखते हैं? देखिए, लॉकडाउन लगाने से निश्चित रूप से संक्रमण फैलने की रफ्तार कम होती है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो संक्रमण गायब नहीं होता है, संक्रमण रहता है, और जब आप लॉकडाउन हटाएंगे तब फैलेगा। तो लॉकडाउन का जो काम है, वो जो वेव होती है, अगर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो तेजी से बढ़ के काफी ऊंचे स्तर पे जाके तेजी से नीचे आएगी। आप लॉकडाउन लगा लिया तो वेव थोड़ा फ्लैटन हो जाती है, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगी, बहुत उतने ऊंचे स्तर तक नहीं जाएगी और फिर धीरे धीरे कम होगी। तो पीक कम हो जाती है लेकिन ड्यूरेशन बढ़ जाती है। ड्यूरेशन बढ़ने का मतलब पीक कम होने का फायदा है निश्चित रूप से, क्योंकि आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम जोर आएगा, लेकिन ड्यूरेशन बढ़ने का नुकसान होता है कि आप लोग परेशान अधिक समय तक रहते हैं, रेस्ट्रिक्शन अधिक समय तक लगे रहते हैं। तो ये जो ट्रेड ऑफ है, ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मेरा ये मानना है कि यदि आपका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेस नहीं आ रहा है तो लॉकडाउन मत लगाइए। अगर ये संभावना है कि स्ट्रेस आ जाएगा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तब अवश्य लगाएं, वरना जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर नहीं, कमी नहीं हो रही है, तो अगर कोई बीमार ज़्यादा हो रहा है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाए, उसका इलाज कर लिया जाए। और फायदा ये होगा लॉकडाउन न लगाने का, वेव आके 1-1.5 महीने में समाप्त हो जाएगी। कुछ समय के लिए लोगों को परेशानी रहेगी, उसके बाद निश्चिंतता हो जाएगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो वायरस है वो आएगा तो आएगा ही, मतलब वायरस आएगा, वायरस को आप आएगा, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो उसको फिर सावधानी से स्वीकार किया जाना चाहिए, ना कि उसको किनारे छिटकाएं बहुत ज्यादा देर तक। सावधानी से स्वीकार किया जाए तो शायद ज्यादा स्थिति ठीक हो। बहुत ज्यादा रोकने का भी अपने नुकसान है। आप देखिए केरल प्रदेश ने दूसरी वेव, हाँ केरल था, वो तो नॉर्थ ईस्ट में परेशानी झेली, क्योंकि वो लगातार वो लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाए रहे काफी समय तक, तो सभी लोग वहां काफी समय तक परेशान रहे। क्या हर्ड इम्यूनिटी नाम का जो शब्द है जो बहुत सारा चला, ये सचमुच एक बड़ी सच्चाई है? इसके बिना कोई काम नहीं है, मतलब हर्ड इम्यूनिटी तो देखिए, हर्ड इम्यूनिटी तो आनी ही आनी है, अभी नहीं आएगी, कुछ समय बाद आएगी। बिना हर्ड इम्यूनिटी आए हुए संक्रमण समाप्त नहीं होता है। संक्रमण भी समाप्त हो रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि हर्ड इम्यूनिटी आई, लेकिन उसमें एक बस चीज होती है कि संक्रमण कम हो जाता है कई बार, कि आपने लॉकडाउन लगा दिए, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, फैलने की रफ्तार धीरे हो गई, तो इसलिए कम हो गया। लेकिन वो लॉकडाउन हटाएंगे तो फिर बढ़ने लगेगा, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप लॉकडाउन वाली बात ना करें, फैलने दें, तो हर्ड इम्यूनिटी तो आनी ही है, तभी संक्रमण कम होना शुरू होगा।
आप जिस राज्य में हैं, कानपुर ऐसे शहर में, और आप खासतौर से वहीं के बाशिंदे भी हैं, मैं भी वहीं का बाशिंदा हूँ। चुनाव आने वाले हैं, तो इस पर इस समय क्या विशेष राय लोगों के लिए होगी, राजनीतिक दलों के लिए होगी? लोगों के लिए एक बस सावधानी बरतें, वही राय वही है। जहाँ पे भीड़ वाली जगह हो तो मास्क पहने, जिससे कि आपको संक्रमण होने की संभावना कम से कम हो, और आपको संक्रमण हो तो आपके द्वारा अन्य लोगों को संक्रमित होने की संभावना कम हो। वैक्सीनेशन नहीं लगवाया हो तो अवश्य लगवा लें, और यदि जो एलिजिबल हैं अपने ये प्रिकॉशनरी तीसरी डोज के लिए, तो उसको भी लगवा लें। इसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा ही होगा आपका। तो बस इतनी सिंपल चीजें करनी है। बाकी इस बार क्योंकि अधिकतर लोग में इम्यूनिटी पहले की बनी हुई आई थी, तो आप देखेंगे कि संख्या यद्यपि बहुत बढ़ गई है, फिर भी हॉस्पिटल पे लोड नहीं है। मतलब है कि अधिकतर जो लोगों को हो रहा है, थोड़ा खांसी जुकाम बुखार होके समाप्त हो जा रहा है। तो नहीं, तो इसमें जो दो बातें हो गई, एक तरफ तो है कि 2/3 इम्यूनिटी कम हो गई है, और दूसरा ये कि बढ़ रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो उसका श्रेय भी इम्यूनिटी को ही है, कि या इम्यूनिटी को है या उसके वायरस के कमजोर होने को है। नहीं, वो भी, उस पर भी थोड़ा डिबेट है बायोलॉजिस्ट में कि वास्तव में क्या बात है। तो लेकिन इतना निश्चित है कि कुछ श्रेय तो निश्चित रूप से इम्यूनिटी को जाता है। आप 100% श्रेय ना भी देना चाहें तो भी कम से कम 50-60% श्रेय तो है कि इम्यूनिटी जो आपकी थी, चलिए थोड़ा कम अवश्य हो गई है जिससे संक्रमण हो सकता है आपको, लेकिन फिर भी अच्छे स्तर की बनी है कि संक्रमण ज्यादा परेशानी का कारण नहीं बनता। जी, चलिए, हम लोग उम्मीद करते हैं कि सबकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, और ओमिक्रॉन का जो तूफान है वो आवाज ज्यादा दे, नुकसान कम करे, और कम से कम जो हॉस्पिटल्स में बढ़ती संख्या पर वहां रोक लगी रहे, मत ना बढ़ने पाए। रोक लगे रहने का मतलब है कि ना बढ़ने पाए, तो ज्यादा अच्छा होगा और जान मान का नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनींद्र अग्रवाल, और आपने नवोदय टाइम्स पंजाब किसी से बातचीत करने के लिए समय निकाला। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।